महानायिका, इसी नाम से जाना जाता था उन्हें। आज उनकी सालगिरह है, यानी 6 अप्रैल। महानायिका इससे पहले कभी किसी फिल्म इंडस्ट्री में किसी हीरोइन को ये टाइटल तो नहीं दिया गया, लेकिन ये अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, इनफरादियत है सुचित्रा सेन की, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ इस वक्त। उन्हें महानायिका के नाम से जाना जाता था। कुछ बातें उनमें बड़ी विशेष हैं। कैलकटा बड़ा ही एक कंजर्वेटिव सा दौर था वो, और उसमें अपनी लंबी प्लाईमाउथ पर उसे दाएं हाथ से ड्राइव करते हुए और बाएं हाथ में एक लंबी सी सिगरेट लिए हुए उसको स्मोक करते हुए महानायिका का गुजरना वहाँ के लोगों के लिए एक आम सा दृश्य बन गया था उस ज़माने में। उत्तम कुमार उनके बड़े प्रिय हीरो थे, दोनों इकट्ठे बहुत सारी फिल्म्स करते थे। रीजनल लैंग्वेज का सिनेमा उस ज़माने में इतना आधुनिक नहीं हुआ था जितना आज के दौर में हो गया है। अब तो रीजनल सिनेमा ने बॉम्बे को पछाड़ दिया है। बॉम्बे की जो माया नगरी है, अब वो रीजनल सिनेमा की तरफ देखती है, ख़ास तौर से साउथ की तरफ। तो वो भी एक दौर था। तो कोई भी कहीं भी रीजनल सिनेमा में काम कर रहा हीरो या हीरोइन, उसका मन रहता था कि माया नगरी में जाकर के अपना भाग्य आजमाया जाए। मौका मिला। बिमल दा ने उन्हें पहचान लिया था, उनके हुनर को। लेकिन इससे पहले कि मैं उस फिल्म का जिक्र करूं, मैं कुछ और बातें अभी पहले ही आपको बताता चलूं कि महानायिका का स्तर कितना ऊंचा था। सत्यजीत रे उनके साथ जो फिल्म बनाना चाह रहे थे, उसकी स्टोरी वगैरह सब उनके दिमाग में थी। लेकिन एक बार जब उन्होंने पूछा कि भाई इन दिनों में लगभग इस फिल्म को बनाना है, तो सुचित्रा सेन ने ये कह करके मना कर दिया कि मैं ज़रूर आपके साथ काम करती, लेकिन कुछ मसरूफियत इस तरीके से है कि काम नहीं कर पाऊँगी। कोई सत्यजीत रे को मना कर दे तो बहुत बड़ी बात है। उधर एडजस्टमेंट नहीं किए, लेकिन इधर एडजस्टमेंट कर लिया कि सत्यजीत रे को मना कर दिया। इसके बाद फिर जब हमारे राज कपूर साहब ने देखा कि भाई ये दिलीप कुमार के साथ में देवदास में काम कर चुकी हैं, और उधर देवानंद के साथ भी उनका बम्बई का बाबू, तो फिर हमारे बाबू जो हैं वो क्यों नहीं अप्रोच करेंगे। एक बार उन्होंने उनको अप्रोच किया, आप मेरे साथ काम करेंगी जी। इंस्टेंटली मना कर दिया सुचित्रा सेन ने राज कपूर को। बाद में किसी ने, बायोग्राफर ने उनसे पूछा, भाई ये आपने क्या किया? उसने कहा, मुझे उनका ना कुछ पर्सनैलिटी या उनका बात करने का ढंग मेरे को पसंद नहीं आया। देखिए, अब सोचिए कोई राज कपूर को भी मना कर दे। काम इतना कर लिया था बॉम्बे में, और हिंदी फिल्म्स में भी जो गिनी चुनी फिल्म उन्होंने की हैं, वहाँ उनका म्यार। तो भारत सरकार ने भी सोचा कि उन्हें दादा साहब फाल्के, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है, वो दिया जाए। लेकिन महानायिका जानती थी कि रूल्स क्या हैं। रूल्स ये हैं कि आपको अवार्ड लेने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। और 1978 के करीब अपने आप को उन्होंने एक सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में पहुंचा दिया था। वो जाती नहीं थी, मिलती नहीं थी किससे, तो मना कर दिया उन्होंने कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगी। तो अगर कोई किरदार जिसे अवार्ड दिया जाना वो बीमार है, तो घर जाकर भी दे दिया जाता है, जैसे प्राण साहब को, जैसे मन्ना दा को दिया गया। लेकिन आप ठीक ठाक हैं और आप कह रही हैं कि नहीं आएंगी, तो फिर कोई बात नहीं। तो यानी दादा साहब फाल्के को भी उन्होंने मना कर दिया। तो ये किस किस्म की हीरोइन थी? ये सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं हिंदी फिल्म्स में। जब हम बात करें तो देवदास 1955, एक तरफ दिलीप कुमार मौजूद है और दूसरी तरफ मोतीलाल मौजूद है, और उनके बीच में फिर विजंतीमाला मौजूद है। और वहाँ बंगाल से आई हुई ये हीरोइन सुचित्रा सेन अपनी छवि इस तरह से उभार लेती है कि फिल्म ख़त्म होने के बाद अगर सारे किरदार याद रहते हैं तो पारो को कोई भूलता नहीं है। जो मुझे उस फिल्म में सबसे अच्छी बात लगी थी वो थी ठहराव। जो सुकून मुझे
सुचित्रा सेन के चेहरे पे पारो के रूप में दिखाई देता है, वो कहीं दिखाई नहीं देता। उधर तलत महमूद फिल्म में गा रहे हैं, मितवा मितवा लागी रे ये कैसी। और फिर गा रहे हैं, देवदास गा रहे हैं, अदाकारी देवदास की, आवाज़ तलत साहब की। किसको खबर थी, किसको यकीन था, ऐसे भी दिन आएंगे। हाँ, इस पूरी फिल्म में अगर आप देखें कि जो सारी नाइंसाफ़ी है वो पारो के साथ होती है, लेकिन पारो अपने रोल को कुछ इस खूबसूरती से अंडर प्ले करती है कि सभी किरदार पर वो भारी पड़ती है। वो एक सीन है, एक तालाब के किनारे, वहाँ दिलीप कुमार खड़े हुए हैं, यानी देवदास खड़े हुए हैं, इधर से पारो पानी भरने जा रही है, और वहाँ उनके बीच में कुछ डायलॉग्स होते हैं, और उन डायलॉग्स में जो इत्मीनान, यानी वो तो तेज़ी पे है देवदास, लेकिन वो इत्मीनान, और यहाँ तक भी होता है कि गुस्सा इतना आता है देवदास को, कहता है चांद के माथे पे एक दाग है, एक दाग तुम्हें भी दे के जा रहा हूँ पारो, जब देखोगी। और ये कह के छड़ी उसके माथे पे मारता है देवदास, और उसने सिर्फ उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा। ग्लानी इतनी हुई, आत्मग्लानी देवदास को, कि उसने जख्म भी दिया और उसके ऊपर पट्टी भी बांधी उसी वक्त। मैं यही कहता हूँ ना कि कौन थे वो लोग। बिमल दा ने इस सीन को इतने खूबसूरत अंदाज में पिक्चराइज किया है कि सचमुच पहली ही फिल्म से छा गई। लेकिन बॉम्बे नगरी, जिसे आजकल लोग बॉलीवुड कहते हैं, मैं तो खैर उसको बॉलीवुड कभी नहीं कहता। इसलिए नहीं कहता भाई, हॉलीवुड अपनी जगह है, तो हॉलीवुड का मतलब आप उसे बॉलीवुड बनाओगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा जो ये नाम है, इसे हम मान के चलें, फिल्म जगत, हिंदी फिल्म जगत, बस ये ठीक है। तो अब समझ गए लोग, लेकिन कोई अच्छी बड़ी फिल्म उन्हें नहीं मिल रही है। उन्हें मुसाफिर में थोड़ा सा काम मिलता है, और उसके बाद चंपाकली में भी वो दिखाई देती हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा याद करने वाली फिल्म्स नहीं हैं। चंपाकली का एक गीत लता जी ने ज़रूर बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। अब इसके बाद फिर उनको बांग्ला फिल्में तो लगातार मिल रही हैं, बांग्ला फिल्मों में तो वो छाई हुई हैं, एक के बाद एक उत्तम कुमार के साथ। बल्कि लोग यहाँ तक, चूँकि ऑलरेडी मैरिड थी वो, तो लोग ये सोचने लग गए थे कहीं एक गहरा रोमांस तो नहीं है इनके बीच में। अब अगर रोमांस है तो क्या सुचित्रा सेन को दुनिया से सर्टिफिकेट लेने हैं, या उत्तम कुमार को? अगर वो महानायिका हैं तो वो महानायक हैं, वो बंगाल के अंदर उनसे ऊपर भी कौन गया। तो अब उन्हें इंतज़ार है किसी अच्छी फिल्म के आने का। और गुरुदत्त के साये से बाहर आकर के 1960 में उनके सबसे पसंदीदा इंसान राज खोसला, गुरुदत्त बहुत पसंद करते थे उनको डायरेक्शन का मौका मिला, और फिल्म थी बम्बई का बाबू, और इसमें देव साहब मौजूद हैं। देव साहब, सुचित्रा सेन, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये रोल है कि पहले तो देव साहब ने वाकई कितनी मेहनत इसको करने के लिए की होगी, अपने एक्सप्रेशंस को कैसे तब्दील करना है। और उधर दूसरी तरफ सुचित्रा सेन की जो खूबसूरती है, इतने खूबसूरत अंदाज में फिल्म में उभारी गई है, क्या कहना है राज खोसला का। और वहीं से मालूम हो गया कि ये इंसान तो कमाल करेगा ही। इत्तफाक ये है कि 2025 जो है, राज खोसला की भी जन्म शताब्दी है, लेकिन कहीं से कोई सदा ना आई। अभी कोई ऐसा चर्चा कहीं से सुनने को मिला नहीं कि लोग उन्हें किस रूप में याद करेंगे। ये फिल्म जो है, इसमें बर्मन दादा बहुत खूबसूरत अंदाज में गाने बना रहे हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड में गाना दिया जाना है, ममता का चल गुड़ियों का कंगना, छोटी बड़ी सखियां घर गली अंगना, छूट गया
छूट गया रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी। बर्मंदा जानते थे कि ये गीत इस तरह का है, जबकि इसमें वो एक गीत रफ़ी साहब से गवा चुके हैं, साथ ही न कोई मंजिल, लेकिन ये गीत मुकेश ही गाएंगे। बर्मन दादा को रफ़ी साहब की आवाज़ में बहुत ज़्यादा यकीन था और उसके बाद किशोर कुमार में, लेकिन जहाँ मौका मिलता था वो मुकेश साहब से भी एक ऐसा अद्भुत गीत गवा देते थे कि वो चाहे सालों के बाद में एक गीत उनको मिले मुकेश साहब को, वो याद रहता है। वो जाने वाले हो सके तो आपको याद है ना। तो इसी तरह से ये चल रही सजनी अब क्या सोचे, और सजनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखिए आप। महानायिका की सबसे खूबसूरत बात मुझे यही दिखाई देती है कि वो जानती है कि वो इतनी खूबसूरत है, और हिंदी फिल्म्स में भी उनकी जगह पूरी की पूरी बन चुकी है। 4 फिल्म्स कर लेने के बाद अब अगली फिल्म का इंतज़ार है। यहाँ एक ऐसी फिल्म है जो बांग्ला से लेकर इधर ट्रांसलेट की जा रही है, मतलब एक नए सिरे से बनाई जा रही है हिंदी में। धर्मेंद्र उसमें मौजूद हैं, अशोक कुमार उसमें मौजूद हैं, और उसमें है सुचित्रा सेन का डबल रोल। 1966 फिल्म का नाम है ममता। रोशन जी भी गुमनामी में जीने के आदी थे, लेकिन संगीत ऐसा देते थे कि मजरू साहब की वो पंक्ति सही बैठती है, रहें न रहें हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। वो रहें या ना रहें, अब आप देखिए कि सुचित्रा सेन भी जा चुकी हैं, और मजरू साहब भी जा चुके हैं, और रोशन जी भी जा चुके हैं, लेकिन गीत रह गया। इतने वर्षों के बाद, 60 साल के बाद भी मैं इस गीत को उसी तरीके से महसूस कर रहा हूँ कि जैसे आज भी वो गीत उतना ही शादाब है। तो ऑफ कोर्स उन कलाकारों को मेरा तो आदाब है, मैं उन्हें याद करता हूँ। ममता एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन थी इस फिल्म की, और इसमें डबल रोल जिस तरीके से निभाया है वो तो अद्भुत है भाई, बिल्कुल कमाल है। तो बात कर रहा हूँ महानायिका की, और उधर दूसरी तरफ वो अपनी फिल्म्स करती चली जा रही हैं। एक के बाद बांग्ला में उनका जो हर हीरो वहाँ पर मौजूद है, उसके साथ उसकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है, लेकिन उत्तम कुमार का दुनिया से रुखसत हो जाना उनके लिए दुखदाई था। वहाँ दूसरे कलाकार सौमित्र चैटर्जी, जिनकी कुछ फिल्म्स जो मैं देखता हूँ तो मुझे वो बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, उत्तम कुमार अपनी जगह कोई मुकाबला नहीं, लेकिन सौमित्र चैटर्जी भी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अद्भुत अदाकारी बांग्ला फिल्म्स में की है। अब फिर इसके बाद गैप आ जाता है, लेकिन हिंदी फिल्म्स में अभी 5 ही फिल्म की हैं उन्होंने, लेकिन हिंदी फिल्म्स के जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि अगर रोल में जान है तो फिर सुचित्रा सेन को उसमें लिया जाना चाहिए। 1970-71 का ज़माना आते आते गुलजार साहब ने भी इस बात को समझ लिया था। वो जान गए थे कि अब सिर्फ काम जो है नहीं चलता गीत लिखने से या डायलॉग लिखने से या कहानी लिखने से। इसलिए उन्होंने अपनी पहली फिल्म जो है मेरे अपने, जो कि एक बांग्ला फिल्म ओपन जॉन का ट्रांसलेशन था, मतलब ओरिजिनल तो इन्होंने अपने तरीके से बनाई, लेकिन जो मोटिवेशन है वो वहाँ से आया था, और पहली ये फिल्म गुलजार साहब की हिट हो गई। अब गुलजार साहब के मन में कमलेश्वर की एक कहानी घूमती रहती है और उस फिल्म को बनाना चाहते हैं। अब तक गुलजार साहब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गुरुदत्त के जाने के बाद में उस स्लॉट को भरता हुआ एक ही एक्टर है, और वो संजीव कुमार है, और संजीव कुमार में उनका बहुत यकीन था। भूलता नहीं मैं कभी 29 सितंबर 2004 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 70 मिनट की गुफ्तगू जो मेरी हुई गुलजार साहब के साथ, थैंक्स टू माय फ्रेंड कमलजीत सिंह, जिनकी वजह से मैं गुलजार साहब तक पहुंचा। तो उस बातचीत के दौरान बहुत बातें हुई, संजीव कुमार की भी बात हुई,
और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि मैं तो गालिब फिल्म बनाना चाहता था, संजीव कुमार को लेकर ना जाने क्या वजह रही। फिर बाद में उन्होंने सीरियल बनाया। तो अब वो कहानी के अंदर जो मेन किरदार है, जो कि पावरफुल किरदार है आरती देवी का, उसके लिए उन्होंने सोचा कि बस सिवाय सुचित्रा सेन के और कोई कलाकार उन्हें दिखाई नहीं दी। सुचित्रा सेन की सबसे अच्छी बात यही है कि अगर एक तरफ वो बड़ी इनोसेंट सी कर सकती हैं काम, दूसरी तरफ वो डोमिनियरिंग भी हो सकती हैं। जैसे कि ममता में उन्होंने दिखा दिया, जो बेटी का रोल है उसमें उन्होंने बता दिया कि इस तरीके का रोल भी मैं कर लेती हूँ। तो अब गुलजार साहब की समस्या हल हो गई, उन्होंने फिल्म बना दी। फिल्म का नाम था आंधी, और हिंदुस्तान में इमरजेंसी के दिन, और वो कहानी जो है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता के पास से गुजरती हुई। सेंसर ने उस पर रोक लगाई, फिर से शूटिंग हुई, और फिर उसको करके जब फिल्म को रिलीज़ किया गया, तो जहाँ वो फिल्म याद की जाती है गुलजार साहब की डायरेक्शन के लिए, सुचित्रा सेन और संजीव कुमार के परफॉर्मेंस के लिए, और वहीं पंचम ने भी कमाल कर दिखाया भाई। गीत तो ऑफ कोर्स लिखे थे गुलजार साहब ने, पंचम की धुनें उस फिल्म में कमाल है। और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, इस मोड़ से जाते हैं। अब इसमें इतनी वेरिएशन है आरती देवी के रोल में, मैं सोचता हूँ कितना स्टडी किया होगा उन्होंने। जैसे एक जगह पार्टी में हल्के से उनके हाथ में शराब भी दिखाई जाती है, और हल्का सा प्याला फेंका हुआ नीचे, इसको भी सेंसरशिप को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वो उस नेता की इमेज पे जाके चोट पड़ती थी, जिसको ख्याल करते हुए शायद ये फिल्म लिखी गई होगी या बनाई गई होगी। अब उसके बाद में एक जगह बड़ी मुझे सेंसिटिव नज़र आती है, और हंगल साहब का बड़ा कमाल का रोल है। तो एक जगह जब होटल के मैनेजर के रूप में मौजूद हैं संजीव कुमार, तो ये राजनीतिक नेता बन चुकी है, इलेक्शन लड़ रही है, वहाँ पहुँची, जाके देखा, इधर देखा इधर देखा, फिर ज़रूर कोई है जो मुझे अच्छी तरह जानता है। कितनी मासूमियत से उन्होंने बात कही। और ऑफकोर्स संजीव कुमार मैनेजर थे, तो वहाँ पे सब कुछ, क्योंकि इनका अलगाव हो चुका था उस फिल्म में, अलगाव हो चुका था फिल्म में। तो उसके बाद फिर याद भी करती है पुराने दिनों को, बच्ची को भी याद करती है। और हंगल साहब एक जगह उससे कहते हैं, ना मिलने से कहीं रिश्ते टूटते हैं बेटा, ऐसा नहीं होता। अगर मुलाकात नहीं भी होती तो जगह दिल में रहती है, अगर दिल में आपके मोहब्बत है। ऐसा कमाल का रोल किया, क्या अदाकारी उन्होंने की। अब इसके बाद की कहानी थोड़ी सी अलग है, टर्न ले लेती है। ये वो समझ गई थी कि हिंदी फिल्म्स में हर कोई बिमल रॉय और गुलजार साहब नहीं है, और ज़्यादा डायरेक्टर जो हैं बस उस ज़माने में जल्दी जल्दी बनाओ और आगे बढ़ाओ, ये था सिलसिला। जैसे कि उन्होंने चंपाकली में भी देखा, जैसा उन्हें बहुत कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन अब वो क्या है कि बांग्ला फिल्मों पे कंसंट्रेट कर रही हैं, लेकिन उन्हें बांग्ला फिल्मों से भी निराशा होने लगी थी। 1977-78 का बरस आते आते वो ये समझने लग गई थी कि ये वो क्वालिटी जो अब तक फिल्म में बांग्ला में आ रही थी वो भी नहीं आ रही है। तो वो थोड़ी मन मायूस करके रहती थी। कोई एक और फिल्म उनकी 78-79 के करीब आनी थी, जिससे उन्हें बड़ी उम्मीद थी, वो फिल्म उनकी चली नहीं, पब्लिक ने पसंद नहीं की। ये तो पब्लिक है, पता नहीं इसका मूड क्या, किसको कहाँ चढ़ा दे फिर उतार दे। तो अब वो क्या करती हैं कि वो फिर अपने आप को गुमशुदगी में ले जाती हैं। बस उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया अपने घर में। उनकी बेटी है मुनमुन सेन, जो अच्छी खासी अदाकारा रही। मुनमुन सेन की भी 2 बेटियां हैं, वो भी अदाकार हैं। तो लेकिन गुमशुदगी में अब उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो नहीं मिलना इस दुनिया से, अब मिलना नहीं। इतनी लंबी लंबी जुदाई, 1979 से गुमशुदगी का आंचल ओढ़ती हैं, और 17 जनवरी 2014 तक, जिस दिन उनकी मौत होती है, तब तक सुचित्रा सेन अपने घर में रहती हैं। मैंने सुना है कि कभी कभी वो अपने आप को एक बुरके में करके मलबूस और निकल जाती थी बाहर, लेकिन खुल के कभी किसी के सामने आती नहीं थी। अब ये मिस्ट्री क्या है, ये एनिग्मा क्या है? वैसे तो महानायिका जो है वो अपने आप में एक एनिग्मा ही है, कि आप उसके बारे में समझ नहीं पा रहे वो क्या है, वो क्या है। क्या एक फिल्म के ना चलने से तो ऐसा नहीं हो सकता। ओवरऑल मुझे लगता है कि
इतना कुछ उम्र के उस पड़ाव तक 82 के करीब उनकी उम्र हुई जब वो दुनिया से रुखसत हुई, और बहुत राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें विदा किया गया, क्योंकि इतनी मकबूलियत भी बंगाल में किसी फिल्म कलाकार ने, ख़ास तौर से फिल्म हीरोइन ने हासिल नहीं की जितनी सुचित्रा सेन ने की। तो सुचित्रा सेन एक ध्रुव तारे की तरह से फिल्म जगत के आसमान पे अटल है, और हिंदी फिल्म्स में भी 2 फिल्म्स को अगर छोड़ भी दिया है तो 4 फिल्म्स जो उनकी हैं वो हमेशा याद रहती है। यानी 4 फिल्म्स में उन्होंने वो कमाल कर दिखाया जो दर्जनों फिल्म्स में भी हिंदी फिल्म्स की हीरोइंस कभी कभी नहीं कर पाती। ये था मेयार। सुचित्रा सेन को याद कर रहा हूँ, उनको, उनकी सालगिरह है। उनकी सालगिरह मतलब ये कि 6 अप्रैल 1931 को दुनिया में आई थी, गिने चुने लोगों से मिलती थी, अपनी एक एक्सक्लूसिविटी में ज़िंदगी उन्होंने जी थी, और वो कभी किसी जगह समझौता नहीं करना चाहती थी, और इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी को जीती थी। जिसने जो बोलना है वो बोलते रहो, लेकिन सुचित्रा सेन को जिस रूप में जीना होता था वो उसी रूप में जीती थी। तो बस आज सुबह सुबह याद आ गई उनके बारे में। मतलब ये 6 अप्रैल जो है ये इसलिए मुझे याद आता है क्योंकि इस दिन वो महानायिका का जन्म हुआ, और महानायिका ने प्रूव किया वन एंड ओनली ऑफ इट्स काइंड, वो एक ही है, और महानायिका तो एक ही हो सकती थी। हिंदी फिल्म्स उनकी हम देखते रहते, कभी कभी बांग्ला फिल्म्स भी देख लेते हैं, लेकिन वक्त बहुत पीछे रह गया, समय बहुत परिवर्तित हो गया, हर जगह की फिल्म इंडस्ट्री भागम भाग में है, दौड़ में है। तो ऐसे में अचानक सुचित्रा सेन का वो चेहरा जो देवदास में दिखाई देता है, बम्बई का बाबू में दिखाई देता है, ममता में दिखता है, या आंधी में, तो ऐसा लगता है कि इस नखलिस्तान में वो चेहरा एक ओएसिस की तरह से है जो छाँव भी देता है, ठंडक भी देता है। याद करता हूँ महानायिका को, यानी सुचित्रा सेन को।